Deep dive into CEH version 10 by GCS Council. ओके गाइस, तो अब लोग शुरू करते हैं कि टेक्नोलॉजी को थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे, यानी कि आने वाले जितने भी आपको लेक्चर्स दिखेंगे वो ब्रीफ में हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक, और भी आपको टेक्नोलॉजी का भी साथ साथ में देता मैं चलूंगा, राइट। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं डेटा ब्रीचेस के बारे में। डेटा ब्रीचेस क्या होते हैं? डेटा ब्रीचेस होते हैं जो कंपनी में अटैक्स होते हैं, चाहे वो डीएनएस अटैक्स हैं, चाहे वो सब किसी भी तरीके से जो है उस पर अटैक करके अलग अलग बहुत सारे मेथड्स या तरीके हैं उसमें अटैक किए जाते हैं। तो वो अटैक करके इन्फॉर्मेशन को निकालना और फिर उसे सेल आउट कर देना पब्लिक में, या फिर उसको पब्लिक में यूं ही दे देना, वो सारी चीजें जो है वो डेटा ब्रीचेस में आती है, यानी कि डेटा का ब्रीच होना, राइट। सो एक रियल लाइफ एग्जांपल है इसका, जो कि डेटा ब्रीचेस में आता है, विच वन इज ईबे डेटा ब्रीच, राइट। तो ईबे डेटा ब्रीच में क्या था कि एक आप लोगों को पता होगा कि ईबे जो है एक ऑनलाइन ऑक्शन प्लेटफॉर्म रहा है, राइट। और ईबे ने एक 2014 में अनाउंस किया था एक मैसिव डेटा ब्रीच, जिसके अंदर डेटा था, सेंसिटिव डेटा था, जो कि लीक हो गया था। कम से कम 145 मिलियन कस्टमर्स थे जिनका हमने एस्टिमेट किया था उस समय, राइट। इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 145 मिलियन का जो कस्टमर का डेटा है वो वहां से लीक हुआ अटैक के दौरान। सो ईबे के अगर माने तो डेटा ब्रीच जो हुआ था, जो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, उसके अंदर कुछ चीजें जो थी वो थी लाइक कस्टमर का नाम, इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स, ईमेल एड्रेसेस, पोस्टल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ जैसी चीजें उसके अंदर अवेलेबल थी। जो भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग रखते हैं स्टोर करके, वो हमेशा इनक्रिप्टेड फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि 2014 के केस की बात करें, 2014 के केस की बात करें, जो कि ईबे डेटा ब्रीच का था, तो उसमें भी क्या हुआ था कि जो पासवर्ड्स जो मिले थे वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स थे, राइट, स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन से। सो अगर उनको कस्टमर का नाम मिल जाए, ईमेल एड्रेस मिल जाए, पोस्टल एड्रेस मिल जाए, देन उसका पासवर्ड उसको नहीं मिले, राइट। तो अगर उसके पासवर्ड उसको नहीं मिला है तो वो वेबसाइट में लॉग इन करके उसकी और चीजें नहीं निकाल सकता एटलीस्ट, राइट। तो फॉर एग्जांपल पोस्टल एड्रेस है तो उसका जगह का पता चल जाएगा, हालांकि ये भी काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, बट स्टिल उसका क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह वगैरह जो है वो उसको नहीं मिला होगा। तो इस वजह से ये चीजें मैटर करती हैं कि आप लोग जो भी आपका पासवर्ड्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन में आप लोग हमेशा रखो। इन्फॉर्मेशन हमेशा इनक्रिप्टेड होनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आप उसे प्लेन टेक्स्ट में रखो। ईबी ने ये भी क्लेम किया था, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो भी सिक्योरिटी नंबर्स हैं, जैसे जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर्स, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए थे। हालांकि जो भी आइडेंटिटी है या जो पासवर्ड थ्रेड्स वगैरह हैं ये काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं, बट ईबे के केस में चलो कम से कम क्रेडिट कार्ड्स वगैरह वहाँ पे नहीं हुए थे। तो ईबे डेटाबेस की अगर मैं बात करूँ तो उसमें काफ़ी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी थी, जैसे कि क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। देन फाइनेंशियल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की बात करें तो वो उन्होंने सेपरेट इनक्रिप्टेड फॉर्म में रखी हुई थी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो ओरिजिन था ईबे का डेटा ब्रीच का, वो उन्होंने किया था एक स्मॉल नंबर ऑफ जो इम्प्लॉयज क्रेडेंशियल थे उससे क्या उन्होंने फिशिंग की थी एक्चुअली बिटवीन फरवरी टू मार्च 2014 के अंदर। तो एक स्पेसिफिक एम्प्लॉय को सबसे पहले टारगेट किया गया था और ईबे के नेटवर्क में एक्सेस लिया गया था। और ईबे बाद में चल के जो ईबे का नेटवर्क था वो उसको मॉनिटर करना शुरू कर दिया गया था। एंड ये सारी चीज़ें उन्होंने की, देन उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया। सो ये क्लेम था साइबर अटैक का, ये 2 हफ्ते के अंदर जो हुआ था इसके ईबे के अंदर। सो ईबे का डेटा ब्रीच इस तरीके से हुआ था, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये हुई थी। तो ये होता है डेटा ब्रीचेस के अंदर, राइट। एक नेक्स्ट एग्जांपल जो है गूगल प्ले हैक का, जो कि एक टर्किश हैकर था इब्राहिम बालिक, जिसने गूगल प्ले को कम से कम 2 बार हैक किया था। और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि गूगल प्ले अटैक उसी ने किया है, और ये उसका पहला अटेम्प्ट नहीं है। उसने इससे पहले एप्पल्स के जो डेवलपर साइट थी उस पर भी अटैक किया था उसने, वो भी उसने बताया था। उसने काफ़ी सारी वल्नरेबिलिटीज जो है टेस्ट की थी गूगल डेवलपर्स कंसोल के अंदर, जिसमें काफ़ी सारे फ्लॉज को मिले थे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। जब उसने दूसरी बार इसको किया तो उसने क्रैश हो गया उससे, तो वो भी उसने बताया था। मतलब जब उसने दूसरी बार उसको टेस्ट करने की कोशिश उसने शुरू की थी तो वहाँ से वो क्रैश हो गया था। सो वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग के अंदर का रिजल्ट आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ये सब चीज़ें होती हैं वल्नरेबिलिटी जब टेस्ट करते हैं तो क्रैश हो सकता है। बाद में उन्होंने खुद का एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप किया और उस वल्नरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट किया इब्राहिम बालिक ने। जब डेवलपर कंसोल को क्रैश किया गया था उस समय, तो यूजर्स
अपना जो भी एप्लीकेशंस थे उन्हें डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे, डेवलपर्स जो अपने एप्लीकेशंस को अपलोड नहीं कर पा रहे थे जब वो इब्राहिम मालिक ने किया था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि गूगल प्ले हैक के दौरान हुई थी, राइट? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करते हो या टेस्टिंग करते हो, तो उस समय ध्यान ये रखो कि ऐसा ना हो कि आपने ऑटोमेटेड स्कैनर चला दिया, उसके बाद वो हैक करके या कम से कम उसकी वेबसाइट को डाउन ना करे। तो ये कुछ चीज़ें देखनी होती हैं हमें, राइट? नेक्स्ट होता है कि जो होम डिपोट डेटा ब्रीच हुआ था। सो पेमेंट्स कार्ड जो हैं जैसे कि क्रेडिट कार्ड एक कॉमन है जो हमारे अभी के टाइम पर, उस समय 2014 में भी ये कॉमन ही हुआ करते थे। तो उस समय क्या हुआ था, जो सेल सिस्टम था यानी कि होम डिपोट का जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम था वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था, जो कि 8 सितंबर 2014 में क्लेम किया था कि ये सिस्टम में ब्रीच हुआ है। अटैकर ने थर्ड पार्टी वेंडर्स के लॉगिन क्रेडेंशियल निकाल लिए थे, उसके बाद पीओएस नेटवर्क को भी एक्सेस कर लिया था। जीरो डे वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया था विंडोज में, राइट? जो कि जिसने एक लूप होल क्रिएट किया था और वो कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर जो है एंटर हो गया था होम डिपोट के, ताकि वो एक थर्ड पार्टी एनवायरनमेंट निकाल सके उसमें से, राइट? और ये सारी मतलब जो पाथ था होम डिपोट नेटवर्क का, एक्चुअली थर्ड पार्टी एनवायरनमेंट जो था उसकी वजह से हुआ था एक्चुअली। तो अगर आप लोग थर्ड पार्टी प्लगइन्स यूज करते हो जो कि मतलब आपने नहीं बनाए, वो थर्ड पार्टी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है, तो उसमें प्लगइन्स वगैरह होते हैं, तो वो थर्ड पार्टी प्लगइन्स हैं। तो हो सकता है कि उसमें मे बी ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी हो जो कि एक्सपर्ट भी आ सकता है, वो थर्ड पार्टी प्लगइन के थ्रू आपकी वेबसाइट में आ सकता है, या थर्ड पार्टी किसी और चीज़ की मदद से आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। लेट्स से कि आपकी इन्फॉर्मेशन किसी सेकंड पर्सन के पास है, राइट? मतलब जिसको आपने बताई थी ट्रस्ट करके, और उस जिस पे आपने ट्रस्ट किया था उसने उसको बता दिया, या हो सकता है कि उसके द्वारा उसने निकलवा लिया। तो ये चीज़ हो सकती है यहाँ से, इस तरीके से ये काम करता है, राइट? तो बाद में जो भी थी इसके अंदर, मतलब जब कॉर्पोरेट नेटवर्क को उसने एक्सेस किया तो एक्चुअली उसने मेमोरी स्क्रैपिंग की थी अपने मालवेयर के द्वारा, जो कि बाद में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे अटैक किया था उसने। मेमोरी स्क्रैपिंग मालवेयर भी काफ़ी कैपेबल होते हैं, जिसमें मिलियंस ऑफ पेमेंट गाटवे गेटवे की आपके जो इन्फॉर्मेशन थी, कार्ड्स की इन्फॉर्मेशन थी, वो उसने ग्रैब कर ली थी। होम डिपोट की अगर मैं बात करूँ तो बाद में उन्होंने काफ़ी सारे रेमेडिएशन यानी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें की जिससे उस अटैक को रोका जा सके, या उस अटैक के अगेंस्ट उन्होंने काफ़ी रेमेडिएशन किए थे। जैसे कि बाद में ईएमवी चिप का यूज़ करना, ईएमवी चिप या पिन पेमेंट कार्ड्स का इस्तेमाल करना। ये जो चिप और पिन पेमेंट कार्ड होते हैं, ये बाद में एक सिक्योरिटी चिप एम्बेड कर दी गई थी, ताकि कोई भी जो मैक्स ट्रिप होती है उसको डुप्लीकेट ना कर पाए, ये इंश्योर करने के लिए। तो ये चीज़ इसमें की गई थी होम डिपोट के अंदर, राइट? तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं वो डेटा ब्रीचेस के अंदर आती हैं। डेटा ब्रीचेस से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी चिप एम्बेड कर दी गई थी, है ना? जो चिप एंड पिन पेमेंट कार्ड्स होते हैं उसके अंदर, तो डुप्लीसिटी नहीं हो पाएगी, उसकी डुप्लीकेट नहीं बन पाएंगे मैक्स ट्राइक की मदद से। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग सीख सकते हैं इन ब्रीचेस से, हमें सीखना चाहिए, राइट? सो ये होता है डेटा ब्रीचेस के अंदर। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ एसेंशियल टर्मिनोलॉजी जो कि एथिकल हैकिंग के अगर आप चाह रहे हैं, या टर्म अगर आप लोग सीएचओ कर रहे हैं तो आपको ये टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। थैंक यू सो मच।